शैली में, पत्र लेखन की शैली में उद्दात की अवधारणा को स्पष्ट किया था और कहा था कि ये जो समय है हमारा, ये भाषा के चमत्कारों और आडंबरों से भरपूर है। और लोग भाषा के आडंबर और चमत्कार को ही काव्य का सत्व मानने लगे हैं, या अच्छे काव्य की निशानी भाषा का आडंबर मानने लगे हैं, जो मैं नहीं मानता। और मैं मानता हूँ कि अच्छा वक्ता जो है वो अपने किन्हीं निहित गुणों के कारण लोगों को प्रभावित कर पाता है अपनी वक्तृता से या अपने बोलने के ढंग से। और ये कहते हुए उन्होंने अपने से पूर्व के कैकेलियस नाम के एक काव्य शास्त्री का जिक्र किया, जिसने भाषा के औदात्य के रूप में या भाषा की ऊंचाई के रूप में उदात्त की बात पहले ही कह दी थी। और उसने कहा कि ये औदात्य जो है, जो कैकेलियस ने भी भाषा का औदात्य बताया है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और मैं मानता हूँ कि किसी भी रचना में जो औदात्य है या उसकी प्रविष्णुता है या उसका प्रभाव है, वो उसके कई गुणों के कारण पैदा होता है। और सबसे पहले वो एक किसी विशेष क्षण में, किसी विशेष परिस्थिति में अचानक से बिजली की कौंध की तरह आता है। मतलब उसे चाह कर भी कोई भी अच्छा लेखक या कवि चाह कर उसे उपजा नहीं सकता है। उसके लिए किसी विशिष्ट प्रतिभा की भी जरूरत होती है, जो सही समय आने पर अचानक प्रकाशित होती है, बिजली की कौंध की तरह। और उसने कहा कि ये जो वक्तृता के चमत्कार को लेकर एक भ्रम फैला हुआ है हमारे समय में, आडंबरपूर्ण वक्तृता और चमत्कारी भाषा का प्रयोग जो है, ये हमारे युग के सांस्कृतिक और साहित्यिक ह्रास का कारण है। और इसलिए उसने अपने समय के भाषण शास्त्रीय सिद्धांतों के विरुद्ध अपने इस ग्रंथ में या अपने इस निबंध पेरियप्सिस में, जिसमें ऑन द सबलाइम जिसका अनुवाद किया गया, एक शिकायत की ऐसे काव्य शास्त्रियों के प्रति जो उदात्त को केवल भाषा का गुण मान लेते हैं और भाषा के चमत्कार को ही उदात्त कह देते हैं या औदात्य कह देते हैं कविता का। और किसी भी अच्छे वक्ता का कारण, वक्ता की लोकप्रियता का कारण उसकी चमत्कारिक वक्तृता शक्ति या वक्तृत्व को मान लेते हैं। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है। ये जो औदात्य, कोई भी रचना लोकप्रिय तभी होती है, कोई भी रचना लोगों को पसंद देश काल से परे जाकर इसलिए आती है क्योंकि उसके अंदर कुछ निहित गुण होते हैं जो आपस में संग्रथित होते हैं, ऐसे कि वो उनकी एकता जो है वो अर्थ को प्रकट करती है। और उसको उसने आवयविक एकता का या ऑर्गेनिक यूनिटी का नाम भी दिया। और उसने कहा कि उसका रचनाकार का उद्देश्य जो है वो पाठक को अपने या वक्ता का उद्देश्य पाठक को या श्रोता को अपने निजत्व से या अपने व्यक्ति भाव से या अपने समय बोध से ऊपर उठा देना है, ताकि वो एक प्रकार का औदात्य या ऊंचाई का अनुभव कर सके अपने अंदर। और ये कहकर उसने कहा कि जो पहले दो उद्देश्य बताए गए हैं कविता के, कि कविता नैतिकता में संवर्धन करती है प्लेटो के द्वारा, और कविता मनोरंजन करती है अरस्तु के द्वारा, या आनंदित करती है या विरेचन करती है मनुष्य का, उसके अतिरिक्त ये एक विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कविता जो है वाणी का ऐसा वैशिष्ट्य है, या उदात्त जो है वो वाणी का ऐसा वैशिष्ट्य है जिससे महान कवियों और इतिहासकारों को जीवन में वास्तविक प्रतिष्ठा और यश मिले हैं। और ये
जो वैशिष्ट्य जो है कब प्रकट होता है, किसी उचित क्षण में एक कौंध की, बिजली की एक कौंध की तरह उद्घाटित होता है। और ये पूरी की पूरी रचना की बनावट के बीच में से उभरता है, किसी एक तत्व में, रचना के किसी एक तत्व में उसको इंगित नहीं किया जा सकता है। तो उसने लिखा भी कि किसी रचना के सृजनात्मक कौशल, समुचित वस्तु योजना तथा वस्तु विन्यास दो एक युक्तियों में उद्भासित नहीं होते, बल्कि वे कृति की पूरी बनावट के बीच से उभरते हैं। तो ये कुछ एक बातें हम पिछली बार भी कर चुके हैं, और आपने आप भारतीय काव्य शास्त्र में भी सुना है कि अ, काव्य का आनंद जो है वो वेदांतर स्पर्श शून्य होता है, और फिर उसके साथ स्वयं प्रकाशित वाला चिन्मय आनंद ही रस होता है। सरस आपने पढ़ा है, विभावानुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति। और इसके सभी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, और ये कैसा होता है, स्वयं प्रकाशित होने वाला सच्चित आनंद होता है। और ये इसकी तुलना जो है वो ईश्वरीय गुणों से की गई है, और ईश्वर को प्राप्त कर लेने वाले आनंद से की गई है। तो ये दिव्य आनंद की अनुभूति जो है, ये दिव्य आनंद की अनुभूति अ, जो भाषा शास्त्री थे वो कहते थे कि भाषा के माध्यम से प्राप्त होती है। अरस्तु ने भी एक ऑर्गेनिक यूनिटी या कथा संगठन की बात की थी। प्लेटो ने तो कहा था कि उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो नैतिक उन्नयन करे मनुष्य का रचना, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती है, इसलिए त्याज्य है। तो ये जो उन्नयन की बात है, उत्कर्ष की बात है, आत्मा के औदात्य की बात है, या ऊंचे उठने की बात है अपने स्वत्व से, निजत्व से, ये पहले भी लोग कह चुके थे। लेकिन जिस तरह से लॉन्जाइनस ने अपने उदात्त का सिद्धांत देते हुए इसे विस्तार से बताया, और उसके तत्वों को की व्याख्या की, और ये बताया कि ये जो चार पांच तत्व मैंने बताए हैं रचना के, उनकी जो एक आवयविक एकता है, उनके बीच से ये आनंदानुभूति या दिव्यानुभूति या ये प्रभाव रचना का पैदा होता है। लेकिन वो भी किसी एक विशिष्ट क्षण में, उचित क्षण में, एक कौंध के साथ, बिजली की एक कौंध की तरह प्रकट होता है। तो ये बात बिल्कुल नई थी उस समय के लोगों के लिए, इसीलिए 1554 या 16वीं शताब्दी के किसी एक समय में जब लॉन्जाइनस के इस निबंध का लोगों को पता चला, तो लोगों को ये बात उसी क्रम में, प्लेटो और अरस्तु के बाद ही उसी क्रम में उतनी ही महत्वपूर्ण और आधारभूत लगी। इसीलिए प्लेटो और अरस्तु, प्लेटो तो हम पृष्ठभूमि के रूप में पढ़ते हैं अरस्तु के लिए, अरस्तु के पेरिपोएटिकेस के बाद पेरिप्सिस का स्थान बहुत ही सम्मानपूर्ण माना गया, और लॉन्जाइनस को उस क्रम में दूसरे नंबर पर एक बड़े काव्य शास्त्री के रूप में रख दिया, अपनी एक ही रचना पेरिप्सिस के कारण, एक छोटे से निबंध के कारण। उसमें भी केवल 2/3 भाग ही उसका उपलब्ध हुआ था उस समय। मतलब एक निबंध था, एक लंबा पत्र शैली में लिखा हुआ, और उसका भी केवल 2/3 भाग मिला था। 1/3 भाग जिसमें उसने बाद के जो तत्व थे उदात्त के चर्चा की थी विस्तार से, जिनमें वो भाग नहीं था उपलब्ध, वो रचना पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हुई थी। तो ये चर्चा करते हुए लॉन्जाइनस ने कहा कि ये जो तत्व हैं ये अंतरंग और बहिरंग
माने जा सकते हैं। मतलब कुछ तो आंतरिक तत्व होते हैं रचना के, जो कवि के अपने व्यक्तित्व और उसकी प्रतिभा से निष्पन्न होते हैं या निकलते हैं, या उससे अ, प्रकट होते हैं। और दूसरा उसने कहा बहिरंग तत्व, जिसे कार्यत्री प्रतिभा कह सकते हैं, या प्रतिभा से उपजे हुए तत्व कह सकते हैं, या वो साधन कह सकते हैं जिनको सीखना पड़ता है या जिनका अभ्यास करना पड़ता है कवि को रचना करने के लिए। तो उसने अंतरंग तत्वों के रूप में तीन तत्वों का उल्लेख किया, दो तत्वों का उल्लेख किया। एक था उदात्त विचार या विषय की गरिमा, यानी कि महान और पुष्ट विचारों के धारण की क्षमता। ये कई रूप में आपको लिखा हुआ मिलेगा किताबों में, लेकिन आ, ये है विचार तत्व, जो हम पहले भी कर चुके हैं, भारतीय काव्य शास्त्र के संदर्भ में भी कर चुके हैं और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के संदर्भ में भी कर चुके हैं। जो कथ्य होता है लेखक का, जो उद्देश्य होता है लेखक का, वो महान होना चाहिए, वो ऊंचा होना चाहिए। अब इसके संदर्भ में आपको अरस्तु की त्रासदी की परिभाषा भी याद आ गई होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि गंभीर, स्वतः पूर्ण, और तीसरा क्या गुण बताया था अरस्तु ने त्रासदी का? याद है किसी को? गंभीर, स्वतः पूर्ण और निश्चित आयाम से युक्त। त्रासदी का उन्होंने ये कथानक के संदर्भ में बताया था गुण। तो ये जो गंभीरता उन्होंने बताई थी, ये उसके कथ्य से संबंधित थी और विषय से संबंधित थी। तो लॉन्जाइनस जो है वो उदात्त कवि के कवि का जो प्रभाव है और कृति का जो प्रभाव है, उन दोनों, क्योंकि वक्तृता के संबंध में बोला था, भाषण कला के संबंध में बोला था, इसीलिए जो वक्ता बोल रहा है उसके अंदर भी अंतरंग और बहिरंग तत्वों की बात की उसने, और रचना के अंदर भी अंतरंग और बहिरंग तत्वों की बात की, कि जो उदात्त कवि का प्रभाव और उदात्त रचना का प्रभाव पांच तत्वों की ओर संकेत करता है, या पांच तत्वों से मिलकर बनता है। वो क्या है तत्व? तो पहले तत्व के रूप में उन्होंने बताया कि महान और पुष्ट विचारों के धारण की क्षमता। इसको उदात्त विचार या विषय की गरिमा भी कह सकते हैं। तो लॉन्जाइनस ने कहा कि उस कवि की रचना कभी भी महान नहीं हो सकती जो ऐसे विचारों को धारण करने में सक्षम ना हो, जो गंभीर और महान विचार कहलाते हैं। यानी कि कवि को महान बनने के लिए उदात्त विचारों को ग्रहण करना चाहिए, उदात्त विचारों का मनन करना चाहिए, उदात्त विचारों का पोषण करना चाहिए अपने अंदर। और उसने लिखा कि यह संभव नहीं है कि जीवन भर जो व्यक्ति क्षुद्र उद्देश्यों और विचारों से ग्रस्त रहा हो, वो कोई बड़ी और अमर रचना कभी कर पाए। और कहा कि महान शब्द जो हैं उन्हीं लोगों के मुख से निश्रित होते हैं जिनके विचार जो हैं गंभीर और गहन हो। अब ये एक सामान्य गुण भी व्यक्ति का माना जा सकता है, लेकिन रचना के संदर्भ में विशेष रूप से अच्छे वक्ताओं और अच्छे कवियों के लिए, जो महान साबित हुए हैं इतिहास में, उनके संबंध में बात करते हुए और उससे उदात्त के तत्वों को व्याख्यायित करते हुए लॉन्जाइनस ने बताया कि ये स्टेटमेंट है उसका, आप चाहें लिखना तो लिख भी सकते हैं, यह संभव नहीं है। बोलूं क्या? लिखेंगे? यस, यस मैम, बोलिए। हाँ, उसने कहा कि यह संभव नहीं है कि जीवन भर क्षुद्र उद्देश्यों
और विचारों से ग्रस्त व्यक्ति कोई स्तुत्य या अमर रचना कर सके। पूर्ण विराम। अगला वाक्य, महान शब्द उन्हीं के मुख से निश्चित होते हैं जिनके विचार गंभीर और गहन हों। और अंग्रेजी में एक सेंटेंस अनुदित किया गया, उसका कहा हुआ, ग्रेट अटरेंस इज द इको ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ सोल। महान उक्तियां महान आत्माओं का महान आत्माओं की प्रतिध्वनि है। ग्रेट अटरेंस इज द इको ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ सोल। लिख लिया। तो अरस्तु ने कहा था लॉन्जाइनस से पहले कि विषय जो होता है वो लिपटा हुआ रचना के बाकी तत्वों में स्वयमेव आ जाता है। जब उसने कहा कि गंभीर, स्वतःपूर्ण और निश्चित आयाम से युक्त रचना है वो, और उसका उद्देश्य जो है करुणा और त्रास के भावों का विरेचन करना है, उनका उद्रेक करके विरेचन करना है, तो उसने ये कहा कि वो अपने आप ही लिपटा हुआ विषय जो है अभिव्यक्त हो जाता है इन तत्वों के माध्यम से, अगर कोई रचनाकार रचना करता है। लेकिन लॉन्जाइनस जो है विषय को अभिव्यक्त करना जो है वो अरस्तु की नजर में साध्य था। यानी कि कहानी, कथानक जो भी कहा जा रहा है उसका अंतिम उद्देश्य तो विरेचन करना है, वो प्रभाव के रूप में मानता था, लेकिन मनोरंजन करना भी उद्देश्य है। और इसलिए उसने कहा कि ऐतिहासिक चरित्रों को या पौराणिक चरित्रों को या काल्पनिक चरित्रों को भी वर्णन करके उनके संघर्ष की स्थितियों को दिखाया जाए, ताकि ऐसी स्थितियों में मनुष्य अपनी परेशानियों से कैसे निकले, उसको रास्ते भी मिल सके, उपाय भी मिल सके, और साथ ही साथ वो आनंदित भी हो और उसके मन का विरेचन भी हो जाए। समान महत्व दिया था उसने लगभग सभी चीजों को, विषय से संबंधित सभी चीजों। लेकिन लॉन्जाइनस साफ साफ कहता है कि विषय केवल साधन मात्र है। विषय यानी कि जो कहानी रचनाकार कह रहा है या सुना रहा है कोई वक्ता, वो केवल साधन मात्र है। उसका वास्तविक उद्देश्य तो अ, अपनी प्रतिभा के माध्यम से, अपने वक्तृत्व कला की माध्यम से मनुष्य को अपने अस्तित्व से ऊपर उठा देना है। मतलब वो जो जीवन जगत के
चीजों में उलझा हुआ है उससे एक ऊपर की स्थिति में ले जाना है। मतलब ये स्थिति उस आनंद की स्थिति से भी ऊंची है जो अरस्तु जिसका जिक्र कर रहे थे। और वो ये कहते हुए कहता है कि आ, ये प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि एक तो वो कौन की तरह, बिजली की कौंध की तरह चमत्कृत कर दे पाठक को या श्रोता को। और साथ ही साथ जब इसके प्रभाव में कोई पाठक या श्रोता आए तो उसके लिए अपने जगत में रहना या अपने निज के बारे में सोचना संभव ही ना हो। और उसकी उसकी स्मृति उसके मानस पटल पर ऐसी हो उसके प्रभाव की कि वो कभी भी उसके ऊपर से मिट ना सके। मतलब वो वक्ता के वक्तृत्व कला या भाषण कला के पूरी तरह से प्रभाव में आ जाए। और ये तभी हो पाता है जब कोई रचनाकार अपनी महान आत्मा के साथ महान रचना का उद्घाटन करता है अपनी भाषा के माध्यम से। और इसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि असाधारण शक्ति होनी चाहिए उस विषय के अंदर जिसका वो वर्णन कर रहा हो। और ये विषय इस तरह से प्रकट किया जाए कि मनुष्य को अपनी चेतना के जागतिक स्तर से ऊपर उठा दे और आदि भौतिक स्तर पर ले जाए, एक आत्मिक आनंद या एक शून्य का अनुभव उसको करा दे, जिसमें भी एक तरह का आनंद या एक एक तरह की निश्चिंतता या एक तरह का प्रभाव है। तो ये असाधारण शक्ति और वेग वैसा होना चाहिए, वैसा होगा शायद जैसा कि ईश्वर के ऐश्वर्य और वैभव का होता है या उसकी कल्पना का होता है। तो एक तरह से लॉन्जाइनस विषय को केवल साध्य नहीं मानता है और विषय को अभिव्यक्त करते हुए रचनाकार से ये उम्मीद करता है, एक महान रचनाकार से ये उम्मीद करता है कि वो अपने जो अस्तित्व की भूमि है उससे ऊपर पाठक को उठता हुआ अनुभव कराए और उसके व्यक्तित्व को और उसके चरित्र को पूरी तरह से अपने प्रभाव में घेर ले। तो ये महान और पुष्ट विचारों की विचारों के धारण की क्षमता के संदर्भ में कहा। ये महान और पुष्ट विचारों के धारण की क्षमता, उन्होंने कहा कि ये नैसर्गिक प्रतिभा जन्य होती है। ये मतलब ये एक अंतरंग तत्व है। जैसे मानव शरीर की रचना होती है कई तरह के तत्वों से, लेकिन कुछ एक उसके अंदर के तत्व होते हैं, यानी कि उसका मन और हृदय, और कुछ उसके बाहर के अंग होते हैं जैसे कि हाथ पैर मुंह आपको सबको दिखाई देते हैं। लेकिन जो उसका मन है, मनुष्य का मन है, वो आंतरिक उसका अवयव है या आंतरिक तत्व है। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य का व्यक्तित्व जैसे इन सभी तत्वों से मिलकर बनता है, यानी कि अंतरंग तत्व भी और बहिरंग तत्व भी सभी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए जरूरी होते हैं। और वास्तव में उसके जो बहिरंग होते हैं, बाहर के अंग होते हैं जिस जो देख सकता है हर कोई, वो उसकी आंतरिकता के ही उद्घाटन के निमित्त होते हैं, उन्हीं के लिए होते हैं। तो उन्होंने विचार को और दूसरा तत्व जो कहा कि आवेग या प्रबल भावावेग की प्रेरणा, पुष्ट विचारों की प्रेरणा, पुष्ट विचारों के धारण की क्षमता, और दूसरा प्रबल भावावेगों की प्रेरणा। ये दो तत्व उन्होंने कहा कि ये प्रधान रूप से नैसर्गिक और आंतरिक तत्व होते हैं। और
किसी भी व्यक्ति के आत्मा की महानता और मन की ऊर्जा से संचालित होते हैं ये तत्व। अगर कोई अंदर से ही क्षुद्र विचारों को रखने वाला है, क्षुद्र बातें सोचने वाला है, तो कभी भी वो इन दो तत्वों को साध नहीं सकता है अपनी रचना में। और इसलिए उन्होंने ये दो तरह के तत्वों का उल्लेख किया, अंतरंग और बहिरंग तत्व। और अंतरंग तत्वों को काव्य के साथ सीधे, काव्य के औदात्य के साथ सीधे जोड़ दिया और कहा कि औदात्य या उदात्त जो है वो महान आत्माओं का प्रतिबिंब होता है। ये कहने के क्रम में वो वास्तव में इन्हीं पुष्ट विचारों या आवेगों का जिक्र ही कर रहे थे जिसके माध्यम से कोई भी रचना संभव होती है और वो प्रभाव डाल पाती है पाठक पर अपना। अगर ये गंभीर विचार और आवेग ही न हो तो रचना में कितना भी कौशल और कोई न डाले कोई रचनाकार, वो प्रभा उस तरह से प्रभावित नहीं कर पाएगा जिस तरह से लॉन्जाइनस कहते हैं कि एक उदात्त को प्रभावित करना चाहिए। तो इसके संबंध में कहा कि ये जो कुछ भी इसके बाद, जो इन अंतरंग तत्वों के बाद होगा, वो सब कल्पना से और अभ्यास से अर्जित कर सकता है कोई भी रचनाकार। और इसलिए वो थोड़े से कम महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो बाकी के तीन तत्व उदात्त के बताए हैं। प्रबल भावावेग की प्रेरणा दूसरा तत्व जो जिसे उसने नैसर्गिक या प्रतिभा से उत्पन्न माना है, मनुष्य की नैसर्गिक प्रतिभा से उत्पन्न, उसके बारे में उन्होंने कहा कि कैक्युलियस ने सारे तत्वों की बात की है लेकिन इस तत्व को छोड़ दिया है, भावावेग को। और इसकी व्याख्या उसने अपने शब्दों में की, चाहे तो लिख भी लीजिए कि सच्चा आवेग अदम्य उत्साह के झंझा का रूप लेकर आविर्भूत होता है। लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, सच्चा आवेग अदम्य उत्साह के झंझा का रूप लेकर, झंझा का मतलब आंधी, आंधी तूफान, सच्चा आवेग अदम्य उत्साह के झंझा का रूप लेकर आविर्भूत होता है और मानो वक्ता के शब्दों को उन्माद से, वक्ता के शब्दों को उन्माद से अनुप्राणित कर देता है। उसके यथा स्थान व्यक्त होने पर स्वर में जैसा औदात्य आता है, एक बार फिर से बोलिए। सच्चा आवेग अदम्य उत्साह के झंझा का रूप लेकर आविर्भूत होता है। ये मूल वाक्य का ट्रांसलेशन है, तो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अलग भी मिलेगा। जैसे एक किताब में लिखा हुआ है कि आवेग उन्माद उत्साह के उद्दाम वेग से फूट पड़ता है। तो जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। सच्चा आवेग अदम्य उत्साह के झंझा का रूप लेकर आविर्भूत होता है और मानो वक्ता के शब्दों को .
उन्माद से अनुप्राणित कर देता है। उसके यथास्थान व्यक्त होने पर स्वर में जैसा औदात्य आता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। अब ये अम, सच्चा आवेग या भव्य आवेग या अदम्य उत्साह से उपजा हुआ आवेग क्या है? ये इसको कैसे समझाते हैं लॉन्जाइनस? इसके बारे में लॉन्जाइनस कहते हैं कि मनुष्य जो रचना कर रहा है या वक्ता के रूप में हमारे सामने है, उसकी आत्मा अगर विशुद्ध है, उसकी आत्मा अगर उदात्त है, महान है, तो स्वयं उसके मुख से अच्छे शब्द निकलेंगे। लेकिन एक अच्छी रचना में विचार के साथ साथ आवेग या इमोशंस का होना भी बहुत जरूरी है। यह है इमोशन, आवेग का मतलब इमोशन है यहाँ पर। और ये इमोशन भव्य कैसे होंगे, ये उद्दाम कैसे होंगे, उत्साह से भरे हुए कैसे होंगे, इसके बारे में लॉन्जाइनस ने बताया। जब किन्हीं शब्दों को सुनकर हमारी आत्मा जो है, मनुष्य पाठक या श्रोता या दर्शक या अ, जो सहृदय है, जो रचना का आस्वाद ले रहा है, वो ऐसे शब्दों को सुनने के बाद जब अपनी आत्मा के अंदर एक तरह की ऊंचाई का अनुभव करे, हर्ष और उल्लास से आगे वो इन्हीं सब आवेगों से दूर जाकर एक उत्कर्ष का अनुभव करे, तो उसे भव्य आवेग कहेंगे। अब आवेग के बारे में लॉन्जाइनस ने दो अपनी मान्यताएं रखी। उसने कहा कि उदात्त में कैसे आवेगों की चर्चा हो, इसके लिए मैं बताता हूं कि आवेग दो प्रकार के होते हैं मूल रूप से। एक तरह के आवेगों को हम भव्य या तीव्र आवेग कह सकते हैं, और दूसरे तरह के आवेगों को उन्होंने निम्न या मंद्र आवेग कहा। निम्न या मंद्र आवेग। और उन्होंने भव्य आवेगों की तो बहुत ज्यादा कौन कौन से भव्य आवेग होंगे इसकी चर्चा नहीं की, लेकिन निम्न या मंद्र आवेगों के बारे में कह दिया और कहा कि ये जो दया, शोक, भय, ये सब जो आवेग होते हैं, ये निम्न या मंद्र आवेग होते हैं। मतलब दया, शोक, भय, यानी जब किसी को देखकर दया का भाव आए, उससे सहानुभूति हो, या शोक हो या भय हो, ये भाव जो है वो निम्न भाव है। और ये बहुत जल्दी एक अच्छी कविता के उत्कर्ष को प्रकट करने में समर्थ नहीं होते हैं। इसलिए उन्होंने उदात्त के लिए पहले तरह के भाव यानी कि तीव्र, भव्य
आवेगों को आवश्यक माना और कहा कि भावावेश अगर या भावावेग या इमोशंस अगर तीव्र होते हैं, जैसे कि क्रोध का, हास्य का, वीरता का, ये भाव अगर अधिक होते हैं किसी रचना में, तो वो पाठक, दर्शक या श्रोता को उदात्त की भूमि पर जल्दी से जल्दी लेकर लेकर जा सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि निम्न प्रकार के भाव भी लेकर जा सकते हैं, ऐसा कोई सीधा संबंध नहीं है औदात्य और भव्य आवेगों का, लेकिन उन्होंने कहा भव्य आवेग जो है वो अम, जल्दी आपको उस स्थिति तक लेकर जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आवश्यक है कि कोई भी रचनाकार अम, भव्य आवेगों को, प्रबल आवेगों को अम, अपनी रचना में प्रकट करने में समर्थ हो, और अम, ऐसे जो भावावेग होंगे वो जल्दी से जल्दी मनुष्य को प्रभावित करेंगे और उसे अपने मानस के जो जागतिक स्तर से ऊपर उठाकर उत्कर्ष की ओर ले जाएंगे, उसका उन्नयन करेंगे, और उसकी चेतना जो है वो अभिभूत हो सकेगी ऐसे भावों से जल्दी। तो ये जो उन्होंने भावावेग के संदर्भ में कहा, ये सुनकर क्या आपको कोई मन में उद्वेलन होता है, कोई बेचैनी होती है कि ऐसा ऐसा अंतर उन्होंने आवेगों में क्यों कर दिखाया? या आपको याद आता है कि भारतीय काव्य शास्त्र में जो इमोशंस या आवेगों की बात हुई है वो कहाँ हुई है, और भावों की बात कहाँ हुई है, और उसमें भी क्या इस तरह का कोई विभाजन देखने को मिलता है? याद आ रहा है आप लोगों को? हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में भावों की बात कहाँ हुई है? मैम अरस्तु के विरेचन सिद्धांत में। बेटा, भारतीय काव्य शास्त्र की बात कर रही हूँ मैं। भारतीय तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र कर रहे हैं जिसमें अरस्तु की बात की आपने। मैं लॉन्जाइनस के भावावेग बहुत जरूरी होते हैं, ये तो बात जो उन्होंने कही वो भारतीय काव्य शास्त्री भी मानते हैं। इमोशंस बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन ये इमोशंस का जिक्र कहाँ पर आता है भारतीय काव्य शास्त्र में? याद आ रहा है किसी को? रस निष्पत्ति पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आप लोगों ने रस सिद्धांत पढ़ा है ना? यस मैम, भरत के रस सिद्धांत में, भरत मुनि के। हाँ हाँ, तो उसमें क्या पढ़ा है? विभावानुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति रस को काव्य की आत्मा माना गया है, और यस उसमें मैम। कहा गया है कि स्थायी भावों उद्बुद्ध होते हैं, संचारी भाव भी उसके साथ मिल जाते हैं, तब जाकर संयोग इनके इन सबके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव संचारी मिलकर जो है वो स्थायी भाव को उद्बुद्ध कर देते हैं, जागृत कर देते हैं, तब जाकर रस की निष्पत्ति होती है। स्थायी भाव हमारे अंदर ही होते हैं। कितने तरह के स्थायी भाव माने गए हैं बताइए? कितने रसों की परिकल्पना की है भारतीय काव्य मैम शास्त्र ने? 8। मैम 8। आठ भरत मुनि ने। हाँ, 8 से। और आपने पढ़ा है नौवां रस भी पढ़ा है आपने, है ना? तो यस। नवरस की परिकल्पना है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो। ये नवरस में कोई इस तरह का भी विभाजन किया है, अंतरंग बहिरंग, या कुछ अंतरंग बहिरंग नहीं, भव्य और निम्न तरह के भाव, ऐसा कुछ भेद किया है क्या भारतीय काव्य शास्त्रियों ने?
जैसा लॉन्जाइनस कर रहे हैं ऐसा कोई भेद मिलता है हमारे यहाँ क्या? नहीं मैम। नहीं मिलता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ नवों रसों को महत्वपूर्ण माना गया है। श्रृंगार रस को हम रसों का राजा कह देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत तरह के भाव सम्मिलित होकर सामने आ जाते हैं। लेकिन फिर भी सभी रसों का बराबर महत्व है, और सभी तरह के स्थायी भाव हर तरह के रस के प्रकटीकरण के समय हो सकते हैं। कुछ एक भावों के विरोधी भाव होते हैं स्थायी भावों के, जैसे मान लीजिए रति स्थायी भाव है तो उस समय विभत्स नहीं होना चाहिए, तो कुछ निषेध है कुछ कुछ भावों का किसी खास भाव के उद्बुद्धि के समय। लेकिन फिर भी सभी भावों का बराबर महत्व वहां पर दिखाया गया, और हर रस में एक स्थायी भाव बताया गया है। तो ये थोड़ी सी भिन्नता आपको देखने को मिलती है यहाँ पर, कि जो भाव है उसमें भी तीव्र भाव और मंद भाव लॉन्जाइनस कहते हैं, भव्य और निम्न भाव लॉन्जाइनस कहते हैं, और इस तरह से वो यहाँ पर थोड़े से भिन्न हो जाते हैं। वो भावावेग को महत्वपूर्ण मानते हैं, ये तो समानता भारतीय काव्य शास्त्र के साथ दिखाई देती है उनकी, क्योंकि हमारे यहाँ भी रस को काव्य की आत्मा कहा गया है, और उसमें भाव से ही रस की उत्पत्ति होती है हम मानते हैं। लेकिन ये मान्यता हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे शोक या भय या ऐसे भावों से बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी गई हैं। अधिकतर त्रासदियों में आप देखेंगे कि करुणा और त्रास के उद्रेक की ही बात की जाती है ना। तो वो जो निम्न भाव जिसे लॉन्जाइनस ने कहा, बाद में जाकर शेक्सपियर ने इन्हीं भावों के आधार पर बहुत अच्छी अच्छी त्रासदियां लिखी। लेकिन जिस तरह से लॉन्जाइनस यहाँ पर अस्वीकृत कर देते हैं निम्न भावों को एक अच्छी रचना के उत्पत्ति में कारण रूप में, वो बात के लोगों को शायद स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी रचना में इस तरह से भेद करते हुए कभी भी जिक्र नहीं किया है तीव्र और मंद्र भावों का। ठीक है, तो अभी 10:57 हो गए हैं। अभी मैं यहाँ पर ही छोड़ रही हूँ। अंतरंग दो तत्व हमने किए हैं उदात्त के अभी तक लॉन्जाइनस के मतानुसार। अब कल हम बाकी बचे हुए बहिरंग तत्व करेंगे, वो कल देखेंगे। ठीक है, तो अटेंडेंस हो गई है। मैम हो गई है। और मैम जो अटेंडेंस के लिए आप बोल रहे थे ना मैम, वो आज मैं आपको भेज दूंगी, क्योंकि मैम उसमें रोल नंबर लिखने बाकी है अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, जब पूरा हो जाए तब बस पूरा करके उसी डेट तक अपडेट करके भेज देना। ठीक है, जी मैम। ठीक है जी, धन्यवाद, कल थैंक यू मैम। मिलेंगे।